स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमने वर्क को डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी कहां से आएगी। एनर्जी के कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो यूजुअली कॉमन नहीं है। ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद, और आज के लेक्चर में हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के कुछ टाइप्स इसकी हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली टाइप है टाइडल एनर्जी। टाइड्स क्या होती हैं? हम जानते हैं कि ओशन पे बड़ी बड़ी वेव्स तो नहीं कहना चाहिए इनको, इनकी हाइट सेवरल मीटर्स तक होती है, इनको टाइड्स बोलते हैं। ये तो हम जानते हैं कि मून और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इस ग्रेविटेशनल पुल का एक और भी रिजल्ट होता है। ये तो हम जानते हैं कि अर्थ पे ज्यादा जो पोर्शन है वो पानी पे मुश्तमिल है, यानी बड़े बड़े ओशंस। और इन ओशंस में जो पानी है, ये इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दिन में यानी 24 आवर्स में तकरीबन 2 टाइम्स बहुत ज्यादा हाइट पे चला जाता है, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और इसी हाइट वाले पानी को तो हम टाइड्स बोलते हैं, और ये अक्रॉस द ओशन फिर चलती हैं, और इन टाइड्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस जगह पर जो पानी है उसने बहुत ज्यादा हाइट अटेन कर ली, यानी उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जब ये अक्रॉस द ओशन मूव करेंगी तो इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। आज हम इसी का एक थोड़ा सा एक स्कीमेटिक मेथड देखेंगे। फर्ज कर लें बड़ी सी टाइड है, फर्ज कर लें टाइड जो है वो हाई टाइड है, जिसे मैं हाई टाइड कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर पानी की हाइट सेवरल मीटर्स में है। अगर हम इस हाई टाइड के रास्ते में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने में कामयाब हो जाए जैसे डैम्स में होता है, यानी हमने एक डैम सा बना दिया, एक हमने बैरियर रास्ते में खड़ा कर दिया, और इस बैरियर के दूसरी तरफ जो पानी का लेवल है वो कंपैरेटिवली कम है। फर्ज कर लें इस साइड पे जो पानी है इसे मैं रिजर्वायर कह देता हूं, और इस साइड पे जो पानी है ये फर्ज कर लें ओशन वाली साइड पे आ रहा है, ओशन वाली साइड से आ रहा है, और यहां दरमियान में डैम हमने बनाया हुआ है। अब फर्ज करें पानी जो ओशन में जो पानी है ये इस वक्त हाई टाइड पे है। इस हाई टाइड की वजह से पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, और हमने फर्ज कर लें इस डैम को थोड़ी देर के लिए ओपन किया। इसके अंदर जो डोर्स होते हैं उनको हमने ओपन किया, जिसकी वजह से दूसरी तरफ भी, जिसे मैं रिजर्वायर कह रहा हूं, उस तरफ भी पानी काफी सारा चला गया। अब एक ऐसा वक्त आया जब दोनों साइड का जो पानी है ये सेम लेवल पर आ गया। अगले स्टेप में फर्ज करें कि ओशन वाली साइड पे जो टाइड्स थी वो आहिस्ता 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 खत्म होती गई, और इस साइड पे पानी का लेवल काफी कम हो गया। इसे मैं लो टाइड कह सकता हूं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो डैम हमने बनाया हुआ है इसमें जो डोर्स हैं इनको हम ओपन करेंगे, और इन डोर्स के थ्रू यानी इन ब्लॉकेजेस के थ्रू, इन बड़े बड़े वॉल्स के थ्रू पानी दूसरी तरफ जाएगा। और डैम के अंदर रास्ते में हमने बड़ी बड़ी टरबाइंस लगाई होती हैं। जब पानी एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो वो इन टरबाइंस को घुमाएगा, और इन टरबाइंस के घूमने से इसके साथ जो हमने बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए हुए हैं उनके अंदर कॉइल्स घूमेंगी, और उन कॉइल्स के घूमने की वजह से ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। ऐसे ही फर्ज कर लें आपने काफी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर ली, और अब पानी दोनों तरफ सेम लेवल पर आ गया, रिजर्वायर वाली साइड पर भी और ओशन वाली साइड पर भी। अब दोबारा दूसरी दफा भी फर्ज कर लें दोबारा इस तरफ ओशन वाली साइड पे बड़ी सी टाइड्स पैदा हुई, और पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। अब इस तरफ पानी का लेवल ज्यादा है और इस तरफ पानी का लेवल कंपैरेटिवली कम है। अब क्या करेंगे?
अब दोबारा हम डोर्स को ओपन करेंगे। पहले हमने क्लोज कर दिया था, जब पानी का लेवल सेम हुआ था हमने डोर को क्लोज कर दिया था। अब दोबारा हम डैम को ओपन करेंगे और पानी इस साइड से उस साइड की तरफ बड़ी तेजी से फ्लो करेगा और दोबारा टरबाइंस को घुमाएगा, दोबारा जनरेटर्स के अंदर कॉइल्स घूमेंगी और दोबारा से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो ये एक स्कीमेटिक मेथड है जिसकी मदद से हम ओशंस के अंदर पैदा होने वाली बड़ी बड़ी टाइड्स की मदद से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये था टाइडल एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए या टाइडल एनर्जी को यूजफुल एनर्जी बनाने के लिए एक छोटा सा मेथड। अब हम बात करेंगे एनर्जी के एक सेकंड सोर्स की, जो है वेव्स। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव्स कैसे पैदा होती हैं, इससे पहले मैंने टाइडल एनर्जी का जिक्र किया, बड़ी बड़ी टाइड्स जो ओशन में पैदा होती हैं उनका जिक्र किया। इस टाइडल एक्टिविटी प्लस बड़ी स्ट्रॉन्ग जो विंड फ्लो कर रही होती है, इसकी वजह से पानी के अंदर कंपैरेटिवली लो हाइट वाली भी एक्टिविटी होती है जिसे हम बोलते हैं वेव्स, जैसे ये आप देख रहे हैं। और ये वेव्स जो है ये सिर्फ ओशन में पैदा नहीं होती, ये बड़े बड़े रिवर्स में भी पैदा होती हैं। इसकी रीज़न मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि ये वेव्स जो है ये रिवर में पानी के लेवल के डिफरेंस की वजह से पैदा हों, यानी पानी जब कंपैरेटिवली हायर लेवल से कंपैरेटिवली लोअर लेवल की तरफ फ्लो कर रहा होता है तो उसके साथ भी वेव्स जनरेट होती हैं। आज हम ये देखेंगे कि इन वेव्स से भी क्या हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, यानी जो इन वेव्स के पास एनर्जी है उसको भी हम यूजफुल एनर्जी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसी काम के लिए एक साइंटिस्ट थे, एक प्रोफेसर साल्टर, उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसे हम बोलते हैं साल्टर्स डक। डक का तो आपको पता है, डक जैसे ये आप देख रहे हैं, डक यानी बतख जो है ये पानी में फ्लोट कर रही है, पानी में तैर रही है। इसके पांव अगर आप गौर से देखें तो इसके पांव बिल्कुल इस तरह से मूव करते हैं और ये पानी के अंदर स्लाइड करती है, पानी के अंदर स्विम करती है या फ्लोट करती है। सेम इसी से मिलता जुलता एक अपरेटस है जिसे हम साल्टर्स डक कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक कंपैरेटिवली फ्लैट है, इसे बोलते हैं बैलेंस फ्लोट, और एक कंपैरेटिवली उसी तरह का है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है और ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे डक के पाँव की शेप होती है, इसे बोलते हैं डक फ्लोट। फर्ज कर लें मैंने ये साल्टर्स डक जिसके दो पार्ट्स मैंने अभी अभी आपको बताए, एक बैलेंस फ्लोट और एक डक फ्लोट, इस पूरे अपरेटस को हमने किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां काफ़ी सारी वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। फर्ज कर लें हम एक रिवर के किनारे पे खड़े हैं और इस रिवर के किनारे पे हमने ये जो बैलेंस फ्लोट वाला पार्ट है इसको किसी तरीके से हमने फिक्स कर दिया। अब होगा क्या, जब दूसरी तरफ से यानी डक फ्लोट वाली साइड से वेव्स आएंगी तो ये डक फ्लोट के अंदर से गुजर के यानी डक फ्लोट वाले पोर्शन से ड्रैग कर करके आगे की तरफ जाएंगी। और आप गौर करें ये जो डक फ्लोट वाला पोर्शन है ये बिल्कुल इस तरह से स्लाइड कर रहा है, यानी जैसे ही वेव आई ये आगे चला गया और जैसे ही वेव खत्म हुई तो ये वापस अपनी जगह पर आ गया। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो मूव करता है विद द पैसेज ऑफ वेव्स। अब इस टू एंड फ्रो मोशन को हम रोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जनरेटर के अंदर कॉइल्स को हमें घुमाना पड़ता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आपने साइकिल तो चलाया होगा, साइकिल के जो पैडल्स होते हैं अगर हम उन पैडल्स को एक ही डायरेक्शन में घुमाएं और फिर वापस ले आएं और फिर उसी डायरेक्शन में घुमाएं फिर वापस ले आएं, लेकिन आप गौर करें जो साइकिल का व्हील है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है, यानी पैडल की एक मूवमेंट का व्हील के ऊपर प्रेशर पड़ता है यानी फोर्स लगती है यानी टॉर्क पैदा होता है, लेकिन जो पैडल की ऑपोजिट मूवमेंट है उसका व्हील पर कोई असर नहीं होता।
यानी पैडल को हम वापस ले आए तो व्हील वापस नहीं जाता। सेम ऐसी ही अरेंजमेंट इस डक फ्लोट के साथ भी लगाई जाती है। यानी डक फ्लोट का ये वाला पोर्शन जब फर्ज कर लें अंदर की तरफ यानी आगे की तरफ जाए तो जो इसके साथ हमने एक एक्सिस लगाया हुआ है वो घूमेगा क्रैंक शाफ्ट की तरह का। वो एक्सिस ऐसे घूमेगा, जैसे ही ये जो डक फ्लोट वाला पोर्शन है ये वापस आएगा तो तब वो टॉर्क नहीं लेगा, जैसे मैंने पैडल की वापसी का आपको बताया। दोबारा वेव आई, फिर ये जो डक फ्लोट वाला पोर्शन है ये अंदर की तरफ यानी आगे की तरफ गया, फिर इसकी वजह से एक पावर जनरेट हुई जिसने उस क्रैंक शाफ्ट के एक्सिस को घुमाया और वापसी पे उस क्रैंक शाफ्ट पे कोई असर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो डक फ्लोट की इस तरह की मूवमेंट की वजह से एक ही डायरेक्शन में घूमेगी और इसी रोटेशन को हम यूज करते हैं जनरेटर्स की कॉइल्स को घुमाने के लिए। और जब जनरेटर की कॉइल घूमेंगी तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपने डेली के रूटीन के काम करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन कर लिया, जैसे फैन को चला लिया, एटसेट्रा। तो ये था एनर्जी फ्रॉम वेव्स का एक थोड़ा सा आइडिया कि वेव्स की मदद से हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं। एनर्जी का जो तीसरा सोर्स है ये है एनर्जी फ्रॉम सन यानी सोलर एनर्जी। ये मैं यहां पर हेडिंग भी लिख देता हूं, सोलर एनर्जी। यानी जो हमें सनलाइट से एनर्जी मिलती है उसको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम सोलर एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल में देखें, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। फर्ज कर लें सन से जो लाइट आ रही है वो सामने आपके सामने एक सरफेस है। फर्ज कर लें हमने जमीन पर एक सरफेस रखा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, फर्ज कर लें ये स्क्वायर सरफेस है यानी मुरब्बा शेप का सरफेस है, इसकी दोनों साइड्स की लंबाई एक जितनी है और फर्ज कर लें वो है 1 मीटर 1 मीटर। और एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो फर्ज कर लें इसका एरिया आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में इस सनलाइट की वजह से जितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, इस अमाउंट ऑफ पावर को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ दिस सनलाइट। इंटेंसिटी का मैं एक फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A। मतलब क्या हुआ, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। हम ये भी जानते हैं कि पावर को भी हम एनर्जी की शक्ल में लिख सकते हैं। आपने इसी चैप्टर में पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। यानी इसी पावर की जगह मैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले मेरे सामने आ गए, एक पावर की शक्ल में और एक एनर्जी की शक्ल में। जो पावर की शक्ल में फॉर्मूला है वो बनेगा पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और जो एनर्जी की फॉर्म में फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, एनर्जी डिलीवर्ड, इस एरिया पे जो एनर्जी डिलीवर हो रही है, डिवाइडेड बाय ए यानी पर यूनिट एरिया, और साथ ही टाइम से भी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम यानी पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं, एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मैं पावर वाले फॉर्मूला से इंटेंसिटी का यूनिट बनाऊं तो वो बनेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एनर्जी के फॉर्मूला से बनाऊं तो ये बनेगा जूल, एनर्जी की जगह जूल आ गया यूनिट, और नीचे एरिया की जगह मीटर स्क्वायर और टाइम की जगह सेकंड, यानी जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो आप किसी भी अंदाज में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट लिख सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा, और वो है सोलर कांस्टेंट। अगर हम अर्थ के ग्लोब को थोड़ा सा दूर से देखें तो हम जानते हैं कि अर्थ के इर्द गिर्द गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स का एक सफेयर सा होता है, एक घेरा डाला हुआ है गैसेस ने अर्थ को चारों तरफ से। इस पूरे पोर्शन को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और सन से जो लाइट आ रही है, अगर वो एटमॉस्फेयर से पीछे पीछे हम उसकी इंटेंसिटी मेजर करें तो वो ज्यादा आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर से पास करने के बाद सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचते हुए इसकी इंटेंसिटी में काफी कमी आ चुकी होती है। मैं आपको दोबारा अपनी बात को रिपीट करके बता रहा हूं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से पीछे पीछे इंटेंसिटी ऑफ लाइट
ज़्यादा होती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचते हुए इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। अगर मैं एटमॉस्फेयर से पीछे की बात करूं तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट तकरीबन 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। किलो एक प्रेफिक्स है, आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 1000 होती है। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर से आती है, ये लाइट पास करती है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आके इसकी वैल्यू सिर्फ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रह जाती है। ये जो एटमॉस्फेयर से पीछे पीछे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है, इसे ही बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 1.4 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर या 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू में सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचते पहुंचते कितनी कमी आ जाती है, तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कितनी कमी आती है। 0.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां आके 1 हो गई, वहां सरफेस ऑफ अर्थ से एटमॉस्फेयर से पीछे पीछे 1.4 थी, तो 1.4 में से 0.4 कम होकर सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचते पहुंचते 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रह गई। तो ये तो था सोलर कांस्टेंट के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद कम क्यों हो जाती है। इसकी मल्टीपल रीजंस है। इसमें से एक रीजन ये भी हो सकती है कि डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं या जो गैसेस हैं, मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं, इन गैसेस के साथ लाइट टकरा कर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लाइट की काफ़ी सारी इंटेंसिटी सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचते पहुंचते ही एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। एक तो इसकी रीजन एब्जॉर्प्शन है। एक दूसरी रीजन भी हो सकती है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी किसी भी रीजन की वजह से, किसी मॉलिक्यूल से टकरा के, किसी डस्ट के पार्टिकल से टकरा के लाइट जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, यानी टकरा के अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है और हर रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पे आते आते लाइट की एनर्जी या इंटेंसिटी में कमी आ चुकी होती है। एक तीसरी रीजन हो सकती है जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब यह है कि लाइट किसी डस्ट या मॉलिक्यूल के अंदर, डस्ट के पार्टिकल या मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब होके चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो एमिट हो, इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग के दौरान भी लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे आते आते लाइट की इंटेंसिटी में क्यों कमी आती है। अब हम ये देखते हैं कि इस सोलर एनर्जी को, यानी इस सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। एक तो मैं आपको जनरल बता देता हूं, अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल कुछ अपने इर्द गिर्द कुछ फिनोमिना होते हुए देखते हैं, उनकी मैं बात करता हूं। फर्ज करें हम किसी ऐसी जगह हैं जहां मैदानी इलाका है, जहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां कोई गैस नहीं है जिसकी मदद से हम खाना बना सकें। तो एक बड़ा फेमस मेथड है इस तरह के एरियाज में सनलाइट की एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके खाने को पकाने के लिए यूज करने के लिए। और वो क्या है कि हम बड़े बड़े लेंसेज यूज करते हैं। इसके अंदर से सनलाइट जब पास करती है तो लेंस की ये प्रॉपर्टी है, कन्वेक्स लेंस की, खासकर कन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि जब लाइट इसके अंदर से पास करती है तो वो लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करता है। आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, किसी अपने दादा अब्बू की या दादी अम्मा की ऐनक लेके, जो मोटे मोटे सन ग्लासेस वाली होती थी, कन्वेक्स लेंस, तो वो आप कागज के सामने रखें सनलाइट के रास्ते में और उसकी पोजीशन को चेंज करें तो कोई ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब सनलाइट पेपर के ऊपर एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही होती है। इसको डिटेल में हम चैप्टर 10 में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब सनलाइट एक पॉइंट पे फोकस हो तो वो जो पेपर है वो जल जाता था, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट एनर्जी एक थोड़ी सी जगह पे बार बार बढ़ रही है, तो हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से वो पेपर बर्न हो जाता था। यहां भी ऐसा ही हम करेंगे। इस कन्वेक्स लेंस के अंदर से जब लाइट पास करेगी और वो
फर्ज कर लें ये खाने का बर्तन हमने रखा हुआ है, इसके ऊपर चारों तरफ से हमने मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में कन्वेक्स लेंसेज लगाए हुए हैं। जब लाइट पास करके इसके ऊपर पड़ रही है, थोड़ी सी जगह पे सनलाइट फॉल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस थोड़ी सी जगह पे सारी की सारी सनलाइट की एनर्जी को हमने फोकस कर दिया है, जिसकी वजह से खाना पक जाएगा। या आप देख सकते हैं ये एग जो है इसको हमने फ्राई कर लिया है सनलाइट के अंदर। तो मुख्तलिफ इस तरह के अरेंजमेंट हो सकती हैं सनलाइट की एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और अपनी फूड को पकाने के लिए। इसी तरह की एक और अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूं। फर्ज कर लें हमारे पास ये एक अरेंजमेंट है जिसमें आपको एक ब्लैक सी सरफेस नजर आ रही है। इस अरेंजमेंट के पीछे एक पाइप का सिस्टम है, उसके साथ हमने एक कंटेनर का कनेक्शन किया हुआ है और उस कंटेनर में ठंडा पानी मौजूद है। उस कंटेनर के एक तरफ से पानी जा सकता है और दूसरी तरफ से आ सकता है। आप गौर करें, नीचे से हम ठंडा पानी यानी नॉर्मल वाटर जिसका टेम्परेचर नॉर्मल है, उसको हम इस ये ब्लैक सरफेस के पीछे जो पाइप है उसके साथ हम मूव करवा रहे होते हैं। क्योंकि ये लो लेवल पे लगा हुआ है, जो कंटेनर है उसका लेवल हाई है पानी का, तो पानी इस तरफ बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब ये जो ब्लैक सरफेस है, ब्लैक सरफेस की ये प्रॉपर्टी है कि जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है हम लाइट यानी सोलर एनर्जी को हम इसके अंदर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं इस ब्लैक सरफेस के अंदर। इसे मैं एब्जॉर्बर भी कह सकता हूं। और जब लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो इसके पीछे जो पाइपिंग सी एक आपको नजर आ रही है, उसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। पानी को हम तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो जाहिर बात है हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो कंपैरेटिवली लाइट हो जाता है, वो ऊपर से उस तरफ चला गया और वहां से कूल वाटर आता गया और इस तरह से हम सारे पानी को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं। इवन हम इससे ज्यादा टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हैं अगर हम चारों तरफ कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करें कि मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस में हम मिरर्स यूज करें, ताकि मिरर से टकरा के भी लाइट इसी ब्लैक सरफेस के ऊपर आके फॉल करे। चारों तरफ से लाइट को हम इस सरफेस के ऊपर फॉल करवाएंगे मिरर्स की मदद से या कन्वेक्स लेंस की मदद से, जिसकी वजह से अगेन हम वही अरेंजमेंट या वही अपना एम अचीव कर लेंगे कि इस ब्लैक सरफेस के ऊपर मैक्सिमम लाइट चारों तरफ से फॉल करे। फिर इसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ा सकते हैं। और आप जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब पानी बॉयल होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी स्टीम को हम यूज कर सकते हैं जनरेटर्स की कॉइल को घुमाने के लिए, बड़ी बड़ी टरबाइंस को मूव करवाने के लिए। और जाहिर बात है जब जनरेटर की कॉइल घूमेगी तो फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सनलाइट को डायरेक्ट यूज किया हीट एनर्जी पैदा करने के लिए, अपने फूड को कुक करने के लिए। इसके अलावा मैंने दूसरी एग्जांपल में आपको क्या बताया कि सनलाइट को हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी स्टीम की मदद से हम जनरेटर्स की कॉइल को घुमा सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सनलाइट की मदद से पैदा करने के लिए एक और भी मेथड है और वो डायरेक्ट मेथड है। यहां तो हमने पहले स्टीम में कन्वर्ट किया पानी को और बाद में जनरेटर की कॉइल को घुमाया। एक और भी मेथड है और वो ये है कि उसमें हम कुछ खास किस्म के सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन की बात करता हूं। मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि इसकी डिटेल हम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 17 में भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर 18 में भी कुछ इस तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है। आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखें कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, इसको हम सनलाइट की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा देता हूं कि जब सनलाइट यहां पड़ती है तो इस सिलिकॉन के मटेरियल के सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर आ जाते हैं और वो सर्किट के अलोंग चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी मदद से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है।
और हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला सकते हैं। इस सेल को या इस डिवाइस को बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल भी कहते हैं। ऐसा सेल या ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और एक जो सेल है या एक सोलर सेल या एक फोटोवोल्टाइक सेल, इसकी मदद से तो हमें बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह के काफी सारे सेल्स को इस तरह से सीरीज में अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ा सा पैनल बन जाता है, जो आपने आजकल देखे भी होंगे, घरों में भी हमने लगाए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सोलर पैनल्स। और एक सोलर पैनल की मदद से हमें काफी ज्यादा वॉट में पावर मिल सकती है। इन सोलर पैनल्स को यूज करके हम ऐसी जगह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं जहां वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं की जा सकती। हमारे घरों में तो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन आ रही है ना, बड़े बड़े जो हमने पावर हाउसेस बनाए हुए हैं, वहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली मिल रही है, जो कभी कभी मिलती है। बिजली हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट की अगर हम बात करें, तो सैटेलाइट में कोई तारे तो नहीं लगी जो सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सैटेलाइट के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से लेंगे, वो हम सोलर पैनल्स की मदद से लेंगे, क्योंकि वहां भी हमने मुख्तलिफ ऐसी डिवाइसेस चलानी होती हैं जो बिजली से चलती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं। तो वहां फिर हम क्या यूज करते हैं, सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स जो है, जारी बात है 24 घंटे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर जिस वक्त सनलाइट फॉल करेगी, इन्होंने तो उसी वक्त उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी बैटरीज यूज करते हैं जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निकल कैडमियम बैटरीज, जिनके अंदर निकल और कैडमियम की हमने कुछ खास अरेंजमेंट्स रखी होती हैं, और इनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं उस वक्त यूज करने के लिए जिस वक्त सनलाइट अवेलेबल ना हो, रात के वक्त या उस वक्त जिस वक्त मौसम इस तरह का है कि सनलाइट को क्लाउड्स ने ब्लॉक कर दिया। और इन्हीं बैटरीज की मदद से हम सैटेलाइट के अंदर भी इस सोलर पैनल से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं उस वक्त के लिए जिस वक्त सनलाइट उन सोलर पैनल्स के ऊपर फॉल ना कर रही हो। इसी तरह इन सोलर पैनल्स को हम और भी बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स की मदद से जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरीज के अंदर स्टोर की है। जैसे कुछ ऐसे एरियाज में जहां, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वायर्स नहीं जा सकती, वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जैसे कोई बड़ा सा सहरा है, कोई बड़ा सा मैदान है, कोई बड़ा सा फॉरेस्ट है, वहां पे हमने कुछ ऐसी वेदर फोरकास्ट के लिए कोई सिस्टम हमने लगाया हुआ है। हमने कुछ सेंस करना है कि हवाओं का रुख किस तरफ है, बादल कहाँ से किस तरफ आ रहे हैं। इस पर्पस के लिए भी हम ऐसी जगहों पे अपना इस तरह का अपरेटस सेट कर सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ से सप्लाई करेंगे, इन्हीं सोलर पैनल्स की मदद से बनने वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहां से। दिन के वक्त यानी जब सनलाइट फॉल कर रही होती है, उस वक्त हम इस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे निकल कैडमियम बैटरीज में, और फिर इसी बैटरी की मदद से दोबारा से हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हमने सोलर पैनल्स यूज किए हुए हैं रोड्स पे, जो दिन के वक्त एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और रात के वक्त उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ये जो रोड्स पे लगी लाइट्स हैं इनको चला देते हैं। इसी तरह अब तो हम अपने घरों की जो लाइट है, घरों की जो इलेक्ट्रिकल नीड है, वो हम इसी सोलर पैनल की मदद से पूरा कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे पोर्शन की बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी।